आज हम समझते हैं कि इज एम आर का यूज मेन वर्ब की तरह कैसा होता है। बस आप सही सुने हैं, यानी इज एम आर का इस्तेमाल हम मेन वर्ब की तरह कैसे करेंगे। देखिए एक्चुअली क्या होता है, एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि किसी भी वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच बिना उस वर्ड का सेंटेंस में पोजीशन जाने करना बिल्कुल ही गलत होता है। हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इज एक्चुअली वर्ब है, और हम डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि इज मेन वर्ब है। तो आज हम पहले इस चीज को समझते हैं, क्योंकि हम प्रेजेंट टेंस का सारा स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, कंटिन्यूअस का भी कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम ये देखते हैं अब, जैसे कि आर का एज एक्चुअली हमने यूज पढ़ा है, लेकिन आर को हम मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज करेंगे। इज को हमने एज एक्चुअली पढ़ा है, लेकिन इज का यूज मेन वर्ब के लिए कैसे होता है। तो इस सारे चीज को हम ध्यान से पढ़ते हैं, क्योंकि इस चीज कंसेप्ट को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हमारा कम्युनिकेशन तो अच्छा होगा ही, ये कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में भी हमें काफी फायदा देगा। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पर्पज से हमें इस सब सारे कंसेप्ट को जानना एकदम जरूरी है। तो पहले हम ये समझते हैं कि इज एम आर का यूज हम मेन वर्ब के रूप में कैसे करते हैं, इस चीज को देखना है। तो पहला जो है, आपने सही देखा है कि इज एम आर को हम मेन वर्ब के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इस चीज को समझना है। तो इसको मेन वर्ब के रूप में अगर इस्तेमाल करने के लिए, अगर ये सेंटेंस है कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, इसका इंग्लिश होगा मोहन इज अ वेरी गुड बॉय। अब जो यहां पर इज जो है, इसको हम एक्चुअली वर्ब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तब हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है जब वो किसी वर्ब को हेल्प कर रहा हो, लेकिन इसमें तो सेंटेंस का कंप्लीट मीनिंग इस वर्ब पे डिपेंड करता है। तो इज किसी भी वर्ब को यहां हेल्प नहीं कर रहा है, बल्कि इज जो है खुद ही मेन वर्ब का काम कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि आप इसको इस तरह से समझे कि आप अगर ये कह देंगे कि कोई इंसान किसी का फादर है, दैट्स रॉन्ग। हो सकता है वो किसी का फादर हो, लेकिन वो किसी का ब्रदर भी होगा, किसी का वो अंकल भी होगा, किसी का वो ब्रदर इन लॉ भी होगा, और किसी का वो सन इन लॉ होगा, और किसी का वो एक्चुअली ग्रैंड डॉटर भी हो सकता है, सॉरी किसी का वो ग्रैंड सन भी हो सकता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज कह देना कि ये वर्ड हम पढ़ लिए कि एक्चुअली है तो हर एक जगह एक्चुअली होगा, और ये मेन है तो ये हर एक जगह मेन होगा, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो अब आपको ये समझना होगा कि मोहन इज अ वेरी गुड बॉय, इज यहां किसी भी वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा है, यानी ये खुद अपने आप के ऊपर सेंटेंस का पूरा जो है जिम्मेवारी ले रखा है, इसीलिए हम इसे मेन वर्ब कहेंगे। सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी फैमिली का बच्चा गार्जियन बन जाता है, अगर उसका गार्जियन ना हो तब, तो यानी इज मेन वर्ब इसीलिए है क्योंकि कोई भी मेन वर्ब को ये हेल्प नहीं कर रहा, इसीलिए हम इसको यहां क्या कहेंगे, ये इज जो है मेन वर्ब है। मुझे लगता है कि अब आपको ये कंसेप्ट समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम थोड़ा आर के बारे में भी समझ लेते हैं और एम के बारे में भी समझते हैं। तो मैं एक ईमानदार आदमी हूं, इसका इंग्लिश होगा आम एन ऑनेस्ट मैन। मैं एक ईमानदार आदमी हूं। फिर इसमें देख लीजिए, एक्चुअली ये जो एम है वो किसी भी मेन वर्ब को यहां पर हेल्प नहीं कर रहा है, तो हमको इसे हेल्पिंग वर्ब कहना बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि एम या इज या आर हेल्पिंग वर्ब तब कहलाता है जब वो सेंटेंस में किसी मेन वर्ब को हेल्प कर रहा हो। तो यहां पर हम अगर ये कहते हैं कि एम अगर हेल्पिंग वर्ब है, एक्सुअली वर्ब है, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो हमें ये क्या समझना होगा कि इस सेंटेंस में एम जो है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसको आपको थोड़ा समझना होगा। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट सेंटेंस ये है, एक्चुअली तुम एक बेईमान लड़का हो, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू आर अ डिसऑनेस्ट बॉय। तुम एक बेईमान लड़का हो। फिर इसमें भी यही कंडीशन है,
ये आर जो है किसी वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा, यानी खुद इसमें ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो डेफिनेटली हम इसे हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। यानी जब ये सारे वर्ब्स सेंटेंस की पूरी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है, किसी भी मेन वर्ब को हेल्प नहीं कर रहा हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेन वर्ब्स ही कहेंगे, वहां पर वो एक्चुअली वर्ब्स नहीं होगा। तो इस चीज को आपको दिमाग में रखना है कि विदाउट नोइंग द पोजिशन ऑफ अ वर्ड इन अ सेंटेंस, इट इज नॉट करेक्ट टू क्लासिफाई द वर्ड्स। किसी भी वर्ड्स को बिना उस वर्ड का पोजीशन सेंटेंस में जाने अगर हम उसे क्लासिफाई करते हैं, तो डेफिनेटली जस्ट आई थिंक इट इज नॉट करेक्ट, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। इस चीज को आपको दिमाग में रखना होगा। अब मुझे लगता है कि अब आपको न तो इज के बारे में समझने में कोई दिक्कत होगी, न एम के बारे में, और न ही आर के बारे में। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि इस तरह से अगर इज एम आर का यूज होता है, तो डेफिनेटली एज दीज वर्ब्स आर कॉल्ड एज अ मेन वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। सेंटेंस में इस तरह से अगर इसका यूज हो तो ये मेन वर्ब्स कहलाता है। तो मुझे लगता है कि अब अगर आपको इस कंसेप्ट को इस तरह से समझ कर करके ग्रामर के कंसेप्ट को समझते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन तो इफेक्टिव होगा ही, आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी मिस्टेक नहीं करेंगे। इसीलिए एक चीज ध्यान रखना होगा कि रटा हुआ नॉलेज और आया हुआ तूफान, क्या नुकसान, रटा हुआ नॉलेज, इसीलिए आपको एक चीज ध्यान में रखना होगा कि रटा हुआ ज्ञान और आया हुआ तूफान का नुकसान क्या होता है, ये तब पता चलता है जब समय चला जाता है। इसीलिए किसी भी चीज को एज अ पैरट की तरह रट के पढ़ने की कोशिश नहीं करो, हमें अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, उसके रीजन को समझना चाहिए, फिर आगे बढ़ना चाहिए।